नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें। समाजवादी पार्टी के सम्मेलन का आज दूसरा दिन, अखिलेश यादव दोबारा चुने जाएंगे अध्यक्ष। आपको बता दें दूसरी बार अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष चुने जाएंगे और कई राजनीतिक प्रस्ताव होंगे पास। इसके साथ ही रमाबाई अंबेडकर मैदान में यह सम्मेलन होगा। बड़ी और महत्वपूर्ण ये जानकारी, समाजवादी पार्टी के दोबारा अध्यक्ष चुने जाएंगे अखिलेश यादव। तो दूसरी बार अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे, कई राजनीतिक प्रस्ताव पास होंगे। इसके साथ ही रमाबाई अंबेडकर मैदान में यह सम्मेलन होगा, यह कार्यक्रम होगा। कितबीर तौकीर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। तौकीर, आपका रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह से दूसरी बार अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष चुने जाएंगे और एक बड़ा ये सम्मेलन है, क्या लगता है क्या क्या घोषणाएं अखिलेश यादव के द्वारा की जा सकती हैं? देखिए, ये 11वां सम्मेलन है समाजवादी पार्टी का, जिसमें आज अखिलेश यादव को दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुना जाएगा और ये तीसरा मौका होगा जब अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कुर्सी पर बैठेंगे, क्योंकि इसके पहले 2017 में जनवरी 2017 में मुलायम सिंह ने इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कुर्सी थी वो सौंपी थी। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे उस समय। उसके बाद अक्टूबर 2017 में आगरा में एक अधिवेशन हुआ जहां पर इनको 5 साल के लिए चुना गया था राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब ये तीसरा मौका है जब अखिलेश यादव यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर दोबारा चुने जाएंगे। तो फिलहाल ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, अखिलेश यादव के साथ कई नेता मौजूद है। इसमें शफीकुर रहमान वर्ग हैं, रामगोपाल यादव हैं, इसके अलावा किरणमय नंदा है। तो ऐसे कई चेहरे हैं जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी लगातार यहाँ पर उमड़ रहे हैं और ये कल की तस्वीर आपने जिस तरह से देखी वही आज नजारा है। यहाँ पर जो कार्यकर्ता है उनकी भी भारी तादाद यहाँ पर आ चुकी है और अभी लगातार जो सिलसिला है वो आने का, वो कार्यकर्ताओं का जारी है। जिस तरह से कल भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी ने घेरा था, वहीं आज कई जो दिग्गज नेता हैं, चाहे अखिलेश यादव खुद क्यों ना हो, वो आज सवाल जरूर खड़े करेंगे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर। और जिस तरह से निकाय चुनाव है उसको लेकर भी एक रणनीति तय होनी थी, उसको लेकर भी उन्होंने ऐलान कर दिया समाजवादी पार्टी ने कि अपने सिंबल पर ही चुनाव लड़ाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं कई ऐसे मुद्दे हैं जो समाजवादी पार्टी इस अधिवेशन के बाद जिन पर काम करेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी इस अधिवेशन को बहुत ही तरजीह दी जा रही थी। जो राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर इस तरह का जो अधिवेशन है इसके बाद जो राजनीति है वो जरूर बदलेगी समाजवादी पार्टी की, क्योंकि इस अधिवेशन के बाद प्रदेश अध्यक्ष क्योंकि तय हो चुका है, नरेश पटेल को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा चुका है और इसके बाद अब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कुर्सी एक बार अखिलेश यादव के पास खुल जा रही है, यानी कि ताजपोशी आज हो रही है। इसके बाद 2024 की जो लकीर है उसे खींचने की कोशिश करेंगे अखिलेश यादव। और जिस तरह समीकरण बताए गए, क्योंकि नीतीश कुमार अभी कुछ दिन पहले आए थे, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मुलाकात की थी और उसके बाद एक तस्वीर ये बन रही है कि उनको प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर जो विपक्षी दल हैं वो एकजुट होकर उनको प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर चुनाव लड़ाएंगे। तो फिलहाल अभी बहुत कुछ होना बाकी जरूर है, क्योंकि अभी जो इनकी इकाइयां जो भंग है उसका भी फिर से गठन होना है। तो इस अधिवेशन के बाद जो भंग इकाइयां हैं उनका भी गठन होगा और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष तय होंगे। तो इस अधिवेशन को कई तरह से मायने दिए जा रहे हैं, महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज अखिलेश यादव की ताजपोशी के बाद कई तरह के समीकरण जरूर बदलते नजर आएंगे। तौकीर, क्या लगता है आज अखिलेश यादव के द्वारा इस मंच से, स्टेज से कौन कौन से जीत को लेकर मंत्र दिए जा सकते हैं? देखिए, साफ तौर पर कहा जा रहा है, क्योंकि कल भी जब राज्य सम्मेलन था उसमें भी इस तरह के सवाल उठे थे और कहा गया था, जो नरेश पटेल को जब प्रतिनिधित्व चुना गया कि गैर भाजपा सरकार बनानी है 2024 में, इसको लेकर यहाँ पर एक प्रेरणा के तौर पर इस संगठन को देखा गया और यहाँ पर एक प्रेरणा भी लिया गया। समाजवादियों के जो भी नेता थे उन्होंने एक मंच से यहाँ पर ऐलान किया कि अब किसी भी तरह से किसी भी जो विपक्षी दल है उनको एकजुट होना होगा और कहीं ना कहीं 2024 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना है। कल इस तरह के जो भाषण थे वो यहाँ पर देखने को मिले। तो आज एक बार फिर अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी पर पूरी तरह से हमलावर नजर आएंगे, क्योंकि अभी कुछ देर बाद उनके जो ऐलान होना है कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए रामगोपाल यादव, जो राष्ट्रीय महासचिव पार्टी के और चुनाव अधिकारी बनाएगा, वो ऐलान करेंगे और उसके बाद अखिलेश यादव का ही भाषण होगा और कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी को जरूर भेजते नजर आएंगे, क्योंकि कल के भाषण में उन्होंने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को जनता विरोधी बताया था। जो उनकी योजना है वो जनता विरोधी बताई थी और खासकर जो स्वास्थ्य विभाग की जो सारी खबरें आई हैं उसको लेकर जरूर सवाल खड़े किए थे उन्होंने। चलिए, बहुत शुक्रिया तौकीर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो तौकीर किदवई हमारे सहयोगी विस्तार से इस खबर पर जानकारी दे रहे थे। अखिलेश यादव दूसरी बार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे और रमाबाई अंबेडकर पार्क मैदान में इस कार्यक्रम का सम्मेलन रखा है। एक बड़ा सम्मेलन है, तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं। अखिलेश यादव के द्वारा
चुनाव को लेकर, अपनी जीत को लेकर, पार्टी को मजबूत बनाने को लेकर भी मंत्र दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे और इसी बीच एक बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के संबंध में बैठक होगी। इसके साथ ही शाम 6 बजे मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी। तो बड़ी और महत्वपूर्ण ये जानकारी, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के संबंध में ये बैठक होगी। शाम 6 बजे मुख्यमंत्री आवास पर बैठक होगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो एक बड़ी बैठक शाम 6 बजे मुख्यमंत्री आवास पर फिलहाल ये बैठक होगी। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। ज्ञानवापी मामले पर जिला कोर्ट में सुनवाई, कार्बन डेटिंग की मांग पर आज सुनवाई। इसके साथ ही कुलपति तिवारी का बनना चाहते हैं पक्षकार, तो कुलपति तिवारी पक्षकार बनना चाहते हैं। इसके साथ ही पक्षकार बनने के लिए किया गया आवेदन दाखिल, एक्सपर्ट से कार्बन डेटिंग कराने की मांग की गई है। वादिनी राखी सिंह ने कार्बन डेटिंग का किया विरोध। धर्मेंद्र चौबे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। धर्मेंद्र, ज्ञानवापी मामले पर जिला कोर्ट में सुनवाई, इसके साथ ही क्या क्या मुद्दे और क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए जावेद, सबसे बड़ी चीज तो मैं बता दूं कि जो आज सुनवाई है कार्बन डेटिंग को लेकर, जिस तरीके से 22 सितंबर को मांग की गई थी कि ज्ञानवापी परिक्षेत्र में संरचनात्मक जो शिवलिंग है उसकी कार्बन डेटिंग कराई जाए, जिससे कि ये पता चल जाए कि उसकी उम्र क्या है। पहली चीज, कार्बन डेटिंग होती क्या है ये मैं आपको बताना चाहूंगा। कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किसी तकनीक के उपयोग में कार्बनिक पदार्थों की आयु पता लगाने के लिए किया जाता है। इस तकनीकी का खोज 1949 में किया गया था। अब इसको लेके कोर्ट में चैलेंज किया गया है और 1960 में ये केमिस्ट्री नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी हुआ था। इस डेटिंग को जो है महत्व इसीलिए दिया जाता है ताकि पूरा तत्व की चीजों का कार्बन डेटिंग करा के उसका अस्तित्व पता किया जा सके, ताकि ये कितनी पुरानी है, इससे क्या साबित होता है। जिस तरीके से हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है और वहीं वाराणसी कोर्ट में सुनवाई चल रही है, वहां भी पूरा तत्व सर्वेक्षण की बात की जा रही है लगातार, और यहाँ भी कार्बन डेटिंग की मांग उठ गई है। तो जो चीजें हैं, वास्तविक स्थिति है वहां की, जो भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक संरचना है, क्या वहां अलमगिरी मस्जिद थी या नहीं थी, उसको लेके जो मांग की गई है, और क्या वहां बाबा विश्वेश्वर विराजमान थे या नहीं है या नहीं थे। तो कई ऐसे तथ्य हैं जिनको लेके लगातार कोर्ट में बहस जिरह चल रही है। आज कार्बन डेटिंग पर जिला जज अजय कुमार विशेष क्या निर्णय लेंगे, क्या कार्बन डेटिंग कराई जाएगी, क्या उसकी भौगोलिक संरचना जानी जाएगी, कार्बन डेटिंग से उसके अस्तित्व के विषय में कि कितनी पुरानी है क्या नहीं है, इसकी जानकारी के लिए वो खंगाला जाएगा। तो कहीं न कहीं ऐसी चीजें पूरी निकल कर आ रही हैं जिससे कि हालांकि धर्मेंद्र, एक्सपर्ट के द्वारा कार्बन डेटिंग कराने के लिए कहा गया है, क्या लगता है क्या कुछ तथ्य जुटाए जा सकते हैं? देखिए कहीं न कहीं जैसे कि कार्बन डेटिंग की जो बात लगातार हिंदू पक्ष कर रहा है, वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि अलमगिरी मस्जिद पहले से अस्तित्व में थी। लेकिन अभी कल एक मामला विश्वविद्यालय बीएचयू में भी विश्वनाथ जी को लेके आया है, जिसमें इतिहास के पेपर, इतिहास के जो प्रश्न होते हैं उसमें आया कि औरंगजेब ने काशी में आदि विश्वेश्वर मंदिर को विध्वंस किया है। इस मामले पर पुस्तक में लिखा वो दर्शाया गया है। तो कई ऐसी चीजें। अब कार्बन डेटिंग पर अजय कुमार विशेष आज क्या सुनवाई करते हैं, उसी पे पूरी सुनवाई होगी और लगभग 2 बजे से सुनवाई प्रारंभ हो जाएगी। उसके बाद लगभग 3 से 3:30 के बीच में यह फैसला आएगा कि क्या कार्बन डेटिंग होगी या नहीं होगी, इस पर निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल धर्मेंद्र, सभी की निगाहें इस फैसले पर टिकी हुई है कि क्या कुछ फैसला कोर्ट के द्वारा सुनाया जाएगा। धर्मेंद्र जी बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। धर्मेंद्र चौबे हमारे सहयोगी विस्तार से इस खबर पर जानकारी दे रहे थे। कार्बन डेटिंग को लेकर आज जिला जज के द्वारा सुनवाई की जाएगी, कोर्ट में सुनवाई होगी और क्या कुछ फैसला निकल कर सामने आता है, फिलहाल वो देखना काफी अहम होगा। इसी बीच एक बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें। यूपी की राजधानी लखनऊ से खबर, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस और
12:30 बजे सतीश महाना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके साथ ही पत्रकारों से बात करेंगे। अध्यक्ष, कुछ दिनों पहले पूरा हुआ है मानसून सत्र। सत्र में एक दिन था महिलाओं को समर्पित, मतलब एक दिन सत्र में ये पहली बार हुआ है जो पूरा दिन महिलाओं के नाम था, महिलाओं को समर्पित किया गया। और जो महिला विधायक थी उन्होंने अपने अपने मुद्दे रखे, बेरोजगारी है और महंगाई है, तमाम मुद्दे महिलाओं के द्वारा रखे गए। वो पूरा दिन उस मानसून सत्र में महिलाओं को समर्पित किया गया, जो कि पहली बार है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आज उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य फर्रुखाबाद दौरे पर पहुंचे, जहां जगह जगह भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल माला भेजकर उनका भव्य स्वागत किया। उप मुख्यमंत्री ने भाजपा कार्यालय में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक भी की। इस दौरान कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए कहा कि 2024 के चुनाव की जिम्मेदारी आप लोगों के कंधों पर है। साथ ही उन्होंने उससे पहले निकाय चुनाव के लिए भी मजबूती से कार्य करने को कहा। पीएफआई प्रतिबंध लगाए जाने पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएफआई हमेशा ही अच्छे कार्यों में अड़ंगा लगाने का कार्य करती है और उस पर प्रतिबंध लगाया जाना बहुत जरूरी था और वह इस फैसले का स्वागत करते हैं। वहीं उन्होंने राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के सवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि यह कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा नहीं, कांग्रेस तोड़ो यात्रा है। साथ ही उन्होंने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें पिछले 4 चुनाव में जनता ने चारों खाने चित कर दिया है, इसी कारण से उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं रह गया। देखिए, देश विरोधी गतिविधि करने वालों के लिए अब इस देश में कोई स्थान नहीं है। पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने के फैसले का मैं व्यक्तिगत तौर से भी, सरकार की ओर से भी, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से स्वागत करता हूं। कोई भारत में कोई संगठन बना करके सिमी को का नाम बदल करके पीएफआई रख लेगा और उसके आधार पर देश विरोधी गतिविधियां चलाएगा, तो देश में सरकार और प्रदेशों में सरकार जो है सारी गतिविधियों पर नजर रखती है। पीएफआई पर प्रतिबंध लगना चाहिए था, वो लगाया गया है कि समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने के लिए सम्मेलन कर रही है, वो समाप्त होने जा रही है। उनके 4 जो चुनाव हुए हैं, चाहे लोकसभा 2014, चाहे 2017 विधानसभा, चाहे 2019 का लोकसभा और चाहे 2022 का विधानसभा, उनके दावे, जनता ने उन दावों की हवा निकाल दिया। 4 चुनाव में चारों खाने चित कर दिया कि इनका कोई अधिवेशन, इनका कोई विजन नहीं है, इनका गरीब कल्याण की कोई योजना नहीं है, इनके पास अपराधी हैं, गुंडे हैं, माफिया हैं, परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति करते हैं। सबका साथ सबका विकास की जगह कुछ का साथ और कुछ का विकास करते हैं। उधर अयोध्या की रामलीला में संस्कृति मंत्री उत्तर प्रदेश जयवीर सिंह ने अयोध्या की रामलीला में पधारकर आयोजन समिति और रामलीला के कलाकारों को अपना आशीर्वाद दिया। जयवीर सिंह ने कहा कि राम जी की जितनी सेवा करी जाए उतनी कम है। इसके लिए मैं रामलीला के अध्यक्ष सुभाष मलिक बॉबी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जो दिन रात राम जी की सेवा में लगे रहते हैं। विश्व प्रसिद्ध अयोध्या की रामलीला में तीसरे दिन अहिल्या उद्धार की कथा, सीता जन्म की कथा और सीता स्वयंवर की लीला दिखाई गई, जिसमें श्री शाहबाज खान रावण की भूमिका में, सांसद मनोज तिवारी भगवान परशुराम की भूमिका में और मशहूर अभिनेता गजेंद्र चौहान राजा जनक की भूमिका में दिखाई दिए। आज मनोज तिवारी जी ने अपने अभिनय से राम भक्तों का मन मोह लिया। हमारे संवाददाता ने भगवान परशुराम यानी सांसद मनोज तिवारी से बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनाते हैं आपको। राम की नगरी अयोध्या में रामलीला चल रही है, उसी कार्यक्रम में आज सांसद मनोज तिवारी जी पहुंचे हैं अयोध्या में, जो परशुराम की भूमिका में है। सर, आप परशुराम की भूमिका में क्या कहेंगे? जय श्री राम। परशुराम की भूमिका करना बड़ा सौभाग्य की बात है और अयोध्या जी में रामलीला हो, ये भी अपने लिए परम सौभाग्य की बात है। उसमें किसी भी तरह से मौका मिल गया रोल करने का, तो आप समझिए आपके ऊपर राम जी की कृपा ही है। मैं अयोध्या जी की रामलीला जो हो रही है, उनके सभी आयोजकों को बहुत साधुवाद देता हूं और मैं चाहता हूं कि सभी लोग रामलीला को सपोर्ट करें। आज सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी वर्चुअली प्रधानमंत्री भी जुड़े थे, प्रधानमंत्री पर चौराहे के नाम से जाना जाएगा, तो क्या कहेंगे? बहुत ही सुंदर समाचार है। आज लता जी का जन्म जयंती है और आज के दिन
जहां भगवान राम का जन्म हुआ, उस अयोध्या में एक सुंदर सी वीणा के साथ लता मंगेशकर दीदी का, सुर सम्राज्ञी का चौक बना और बहुत विशेष बना है। मुख्यमंत्री योगी जी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बारंबार मेरा धन्यवाद। सांसद जी, तीसरी बार आप अयोध्या में मंचन कर रहे हैं और परशुराम के अन्य कलाकारों में, पर लोग जो विपक्षी हैं कह रहे हैं कभी भगवान राम की दर्शन करने जाएंगे। नहीं, ऐसा कौन कह रहा है भाई, बड़ा अजीब हालत है, मैं बार बार करता हूँ। ये कोई परेशान होगा जो हम लोगों के इस बातों से चिढ़ा हुआ होगा, उसको भी श्री राम जी बुद्धि देंगे। एक आखिरी सवाल है, जिसे भारत सरकार ने पीएफआई को बैन किया, आपने असुर का दर्जा दिया। देखिए, मैंने कहा कि हर युग में असुर होते रहे, कभी रावण हुआ, ये तो असुर ही हैं जो लोग आतंक को फैलाने में भूमिका अदा कर रहे हैं, जो नफरत फैलाने में। हमारा देश क्या है? विविधता में एकता का देश है। हमारे देश में हर धर्मावलंबी बहुत प्यार से रहते हैं। उनके अंदर साजिश करके वैमनस्यता फैलाना, नफरत फैलाना, इसको कौन समर्थन करेगा? तो जो भी ऐसा नफरत फैलाता है वो असुर से तो कम नहीं। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू करा दें, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। बीजेपी किसान, तो बड़ी खबर, सीएम धामी कार्यक्रम में होंगे प्रतिभाग। 12 बजे सचिवालय में करेंगे समीक्षा बैठक। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक, उत्तर क्षेत्रीय प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम है। यह बीजेपी किसान मोर्चा के कार्यक्रम का शुभारंभ। इसके साथ ही सीएम धामी कार्यक्रम में प्रतिभाग होंगे। 12 बजे सचिवालय में करेंगे समीक्षा बैठक। इसके साथ ही चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक। तो बीजेपी किसान इस बीच एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें, बड़ी खबर आपको बता दें, एक और बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू करा दें। 175 ग्राम प्रधान 86 बीडीसी के नतीजे घोषित। जिला पंचायत के लिए मतगणना जारी। इसके साथ ही कल सुबह 8 बजे से ये मतगणना चल रही है और लगातार जो नतीजे हैं, जो रिजल्ट हैं, वो सामने आ रहे हैं। 175 ग्राम प्रधान 86 बीडीसी के जो नतीजे हैं वो घोषित किए जा चुके हैं, लेकिन जो मतगणना है वो कल सुबह 8 बजे से लगातार जारी है। पंचायत चुनाव की मतगणना लगातार जारी है। और विकास खरे हमारे सहयोगी हरिद्वार से लाइव हमारे साथ जुड़ गए। विकास, कल सुबह 8 बजे से ये मतगणना चल रही है और नतीजे भी कई घोषित किए जा चुके हैं। फिलहाल जो बकाया नतीजे हैं, कब तक घोषित होने की उम्मीद? बिल्कुल जावेद, आपको बता दें हरिद्वार के 6 ब्लॉकों पर अभी लगातार मतगणना कल सुबह 8 बजे से जारी है। हालांकि अगर हरिद्वार ग्राम पंचायतों की बात करें तो टोटल जो ग्राम पंचायत है 318 है, जिसमें से 2 निर्विरोध चुने जा चुके हैं और इनमें से अभी तक जो है 207 के परिणाम सामने आ चुके हैं। वहीं अगर बात करें तो जिला पंचायत सदस्यों की हरिद्वार में टोटल 44 सीटें और 44 सीटों में से अभी तक 7 का परिणाम प्रशासन के द्वारा घोषित किया जा चुके हैं। और वहीं जो प्रत्याशी जीत रहे हैं वो ढोल नगाड़ों के साथ अपने अपनी ग्राम पंचायत को रवाना हो रहे हैं और साथ ही जो हारे हुए प्रत्याशी वो भी मायूस चेहरे के साथ यहाँ से वापस लौट रहे हैं। और आपको बता दें लगातार जिस तरह से मतगणना चली है, प्रशासन लगातार इस पर पैनी नजर बना हुआ है। हालांकि सीसीटीवी कैमरे से भी जो है पैनी नजर रखी जा रही है ताकि सुरक्षा को विकास, कल मतगणना शुरू होने से पहले जो प्रत्याशी थे सबकी निगाहें उस मतगणना पर थी और सभी उम्मीद लेकर घर से लौटे थे। और जब से आपने जिस तरह से बताया कि 175 ग्राम प्रधान की जो है और बीडीसी के नतीजे कुछ घोषित किए जा चुके हैं, हालांकि मतगणना लगातार जारी है, तो कई ऐसे चेहरे होंगे जो खुश होकर घर से निकले थे और यहां से मायूस होकर निकले हैं। बिल्कुल जावेद, आपको बता जिस तरह से कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हुई थी तो कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी है सभी के चेहरे पर एक खुशी नजर आ रही थी। लेकिन जिस समय परिणाम लगभग 12 बजे के बाद आने शुरू हुए तो कहीं ना कहीं जो जीते हुए प्रत्याशी है उन सभी के चेहरे पे जो है पूरी तरह से खुशी का माहौल था और जो उनके समर्थक थे वो भी लगातार खुशी के माहौल में डूबे हुए थे। लेकिन और बात किया तो जो प्रत्याशी उम्मीद लेकर यहाँ पर जीत की पहुंचे थे, लेकिन कहीं ना कहीं
वो जो है मायूस होकर यहाँ से लौटे हैं जो हारे हुए प्रत्याशी। और बात अभी तक की जाए तो अभी जो परिणाम आने बाकी है, कहीं ना कहीं अभी भी जो प्रत्याशी है वो पूरी तरह से अपनी पैनी नजर गड़ाए हुए बैठे हैं। हालांकि मतगणना अभी तक जो है पूरी तरह से शांतिपूर्वक चली है और लगातार इस पर प्रशासन पूरी तरह से पैनी नजर ही बना हुआ है। लेकिन अगर बात करें तो पुलिस बल तैनात चप्पे चप्पे वहां पर क्या जो है तैनात किया गया है और काफी यहाँ पर भारी मात्रा बिल्कुल में पुलिस तस्वीरों के फोर्स माध्यम की जो है से तैनाती विकास बिल्कुल देखा जा सकता है, सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और इसी के साथ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी।